हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हिंदी में केवल आपके अंतिम 3 पार्ट बचे हैं जो लगभग 15 मिनट के वीडियो में इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं बचे हुए पार्ट इज सिल्वर वेडिंग। इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो उसके कुछ कारण ये है कि यशोधर बाबू संयुक्त परिवार में रहे थे और संयुक्त परिवार में जो बड़े होते थे उनको टोका टोकी करते थे, हर बात में टोकते थे, है ना। तो उनको बहुत ही शर्म और संकोच के साथ रहना पड़ता था। जबकि यशोधर बाबू की जो पत्नी थी वो ऐसे परिवार से आई थी कि जहाँ पर एकल परिवार था, तो उनको थोड़ा अच्छा माहौल, खुलापन मिला था। दूसरी बात ये थी कि यशोधर बाबू की जो पत्नी है वो बच्चों की खुशी में अपनी खुशी देखती है, तो वो थोड़ा सामंजस्य बिठा लेती है। लेकिन यशोधर बाबू ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो पुरानी परंपराओं से, मान्यताओं से बंधे हुए हैं, तो उसी के हिसाब से वो जीवन यापन करते हैं। मुख्य बात यह है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। वह ऐसे परिवार से आई थी जहां उसने दूसरों के साथ रहना सीखा था। वह अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी देखती हैं। बच्चों के बड़े होने पर उससे बच्चों का आदर सम्मान भी मिला था, इसलिए अपने को बच्चों की तरह उसने बनाया। इसके विपरीत यशोधर बाबू बचपन से संयुक्त परिवार में बड़ों के साथ रहे हैं जहां उन्हें परंपरागत तरीके से रहना पड़ता था। यशोधर बाबू पर बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ था, इस कारण वे अपने विषय में ज़्यादा सोच नहीं पाते थे, है ना। जब परिवार में जिम्मेदारियों का बोझ भी आ जाता है तो कोई भी व्यक्ति अपने विषय में अधिक नहीं सोच पाता है ना, वो जिम्मेदारी निभाने में लगा रहता है। तो ये भी एक कारण था। दूसरा प्रश्न इसमें, सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखी है। सिल्वर वेडिंग की जो भव्य पार्टी चल रही थी वो यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखी है। देखिए, ये जो पार्टी हुई थी सिल्वर वेडिंग की, इसमें यशोधर बाबू की पत्नी के कहने पर यशोधर बाबू ने भाग लिया था। लेकिन जैसे केक काटा गया, केक काटने के बाद यशोधर बाबू पूजा करने के लिए चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो भव्य पार्टी उसी तरीके से चलती रही। सभी बच्चों, यशोधर बाबू के जो बच्चे थे, उनकी जो बहुएँ थी और स्वयं जो यशोधर बाबू की पत्नी थी, वो पार्टी में शामिल रहे और पार्टी इसी तरीके से चलती रही। केवल केक काटने के बाद यशोधर बाबू वहाँ से पूजा करने के लिए चले गए थे। तो उत्तर है, यशोधर बाबू के घर पर सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी चल रही थी। घर को अच्छी तरह से सजाया हुआ था। घर पर देर से आने पर उनके बड़े बेटे ने उन्हें उलाहना दिया। अब केक काटने की तैयारी चल रही है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ केक काटा और सबने खाया। सिल्वर वेडिंग का यह कार्यक्रम यशोधर बाबू को अच्छा लग रहा था, लेकिन अपने संस्कारवश उन्होंने अनिच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने समहाउ इम्प्रॉपर कहा और पूजा करने के लिए चले गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यशोधर बाबू के चले जाने के बाद भी पार्टी चलती रही, मतलब पार्टी संतोषजनक रही। ठीक, मतलब पार्टी में कोई दिक्कत नहीं आई, पार्टी वैसी चलती रही। अगला पार्ट है जूझ। इसके लेखक है आनंद यादव। इसमें देखिए, जो लेखक है आनंद यादव वो लेखक भी हैं और इस पार्ट के जो पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, मेन जो कैरेक्टर हैं, जो मेन कैरेक्टर है वो भी आनंद यादव हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस लेखक के मन में, राइटर के मन में कैसे पैदा हुआ? ठीक, ये आत्मविश्वास इससे पैदा हुआ कि जो आनंद हैं, जो विद्यार्थी हैं, उसके जो मास्टर जी हैं उनका नाम है सौंदलगेकर। आनंद के मास्टर जी का नाम है सौंदलगेकर। अब वो सौंदलगेकर जो मास्टर जी हैं वो कक्षा के अंदर मराठी भाषा पढ़ाते हैं।
तो जब भी वो कविता पाठ करते हैं, है ना, आपको पता है हिंदी के अंदर कविताएं भी आती है, तो टीचर को कविताओं को भी पढ़ाना होता है, तो वो कविता को बहुत तरीके से पढ़ाते हैं। छंद, यति, गति, मात्रा, वर्ण इत्यादि का ध्यान रखकर पढ़ाते हैं और अच्छे सस्वर में सस्वर पाठ करके कविता को मधुर वाणी में सुनाते हैं। तो बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है, विशेष तौर से आनंद को उनकी कविताएं बहुत अच्छी लगती। एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि सौंदलगेकर जो मास्टर जी हैं वो स्वयं भी अपनी कविताएं लिखते हैं, स्वयं अपनी खुद की कविताएं, मौलिक रचनाएं भी लिखते हैं, तो स्वयं भी कवि हैं तो अपनी कविताएं लिखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी कविताएं लिखने की जो रुचि है उससे आनंद प्रभावित होता है। आनंद कौन है? एक विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनको मास्टर जी पढ़ाते हैं, तो ये सौंदलगेकर की कविताएं सुनकर प्रभावित होता है, इसके मन में भी कविताएं लिखने की इच्छा जागती है। तो आनंद जब खेत पर काम करने के लिए जाता है तो मास्टर जी की ही कविताओं को दोहराता है, वहाँ वैसे हाव भाव और अभिनय के साथ कविताओं को दोहराता है सॉरी। तो इस तरीके से स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक यानी कि आनंद के मन में पैदा हुआ। उत्तर है, मास्टर सौंदलगेकर मराठी पढ़ाते थे। वे कविता को सुरीली आवाज़, छंद की बढ़िया चाल और रस लेकर सुनाते थे। लेखक आनंद यादव मास्टर जी से प्रभावित होने के कारण खेत पर अकेले में उनकी कविताओं को अभिनय के साथ दोहराते थे। मास्टर जी खुद भी एक कवि थे, इसलिए लेखक आनंद यादव को यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक मनुष्य होता है। लेखक को लगा कि वह भी कविता कर सकता है। इस प्रकार लेखक के मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। ठीक है, इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, 2025 की आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि लेखक के जो पिताजी हैं उन्होंने आनंद को यानी आनंद यादव को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? तो देखिए, लेखक के जो पिताजी थे वो चाहते थे कि आनंद 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दे। कक्षा 5 के बाद आनंद यादव यानी कि आनंद पढ़ाई छोड़ दे, पर आनंद की इच्छा आगे पढ़ाई करने की थी, तो आनंद ने जिद की कि मुझे आगे पढ़ना है। तब लेखक के पिता ने आनंद के सामने कुछ शर्तें रखी। शर्त क्या रखी कि पहले तुम्हें कहाँ जाना है? सुबह सुबह कहाँ जाना है? खेत पर जाना है। फिर खेत से ही तुमको सीधा खेत पर जाकर खेतों को पानी देना है। खेतों को पानी देना, सिंचाई करना है ना, गांव में जो पानी देते हैं सिंचाई करते हैं। उसके बाद तुमको वहीं से स्कूल जाना है। अब स्कूल से वापस घर नहीं आना है, स्कूल से सीधा वापस छुट्टी होती कहाँ जाना है? खेत पर जाना है। बस्ता लेकर सीधा खेत पर जाना है। तो रोज़ की जो दिनचर्या रहेगी वो यही रहेगी। क्या रहेगी कि सुबह उठ के सबसे पहले खेत पर जाना है, खेत पर बस्ता भी साथ में ले जाना है। अब खेत से ही तैयार होकर वापस से स्कूल चले जाना है, और स्कूल की जब छुट्टी होगी तो वहाँ से वापस खेत पे चले जाना है। ठीक है, तो इस तरह की शर्त लेखक के पिता यानी आनंद के पिता ने रखी थी। लेखक के पिता आनंद को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। जब आनंद कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो उन्होंने उसका पढ़ना बंद करवाकर आनंद को खेतों के काम में लगा दिया था। आनंद को पाठशाला भेजते समय उन्होंने कुछ शर्तें रखी, जैसे दिन निकलते ही खेत पर जाकर फसल को पानी देना होगा, सुबह खेत पर जाकर अपना बस्ता साथ में ले जाना होगा, फिर खेत से सीधे पाठशाला जाना होगा, फिर छुट्टी होते ही बस्ता रखकर सीधे खेत पर जाना होगा। इस प्रकार ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला से छुट्टी भी लेनी होगी। ठीक है, लेखक के पिता आनंद के पिता ने ये भी कहा कि अगर ज़्यादा काम हुआ खेत पर तो उस दिन आनंद को पाठशाला से छुट्टी भी लेनी होगी। तो ये शर्तें थी आनंद के पिता की उसे पाठशाला भेजने के लिए, है ना। अगला पाठ है, अतीत में दबे पाँव। ये अंतिम पाठ है।
और इसके बाद हिंदी के आपके पाठों के जितने भी प्रश्न उत्तर है ये सब मैंने करवा दिए हैं, बस ये अंतिम पाठ बचा है। तो ये भी 5 मिनट में हो जाएगा। तो 5 मिनट में 1, 2 या 3 प्रश्न हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके पाठों के सारे प्रश्नों के उत्तर आप चाहो तो यहाँ से लिख भी सकते हो, मैंने समझा भी दिए हैं। ठीक, इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा आगे तो है ना अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ाऊँगा, और कल से जो वीडियो अपलोड करूँगा वो अर्थशास्त्र के वीडियो अपलोड करूँगा। और एक वीडियो इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ें कि आपके अच्छे नंबर आएँ। इंग्लिश में जो स्मॉल मिस्टेक्स आप लोग करते हो है ना, किस तरीके से स्पेलिंग्स को लिखना, किस वर्ड को हाईलाइट करना, किसको स्मॉल लिखना, किसको कैपिटल लिखना, और ग्रामर के बारे में, थोड़ा लेटर एप्लीकेशन के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी इंग्लिश की अच्छी तैयारी होगी। और इकोनॉमिक्स इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो अभी देख लीजिए ये एक पार्ट और हम पढ़ लेते हैं। पाठ का नाम है अतीत में दबे पाँव, और लेखक है ओम थानवी। पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? देखो यहाँ बोला है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी मतलब जीवन यापन के लिए जो आवश्यक साधन चाहिए वो सब सिंधु सभ्यता के लोगों को उपलब्ध थे, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, लेकिन दिखावा नहीं था। उसमें दिखावा नहीं था मतलब उस समय के लोगों की जो आवश्यकताएं थी उसी हिसाब से वो साधनों का यूज़ करते थे। वो दिखावा करना उनका उद्देश्य नहीं था, है ना, दिखावा नहीं करते थे वो। जैसे मान लीजिए उनके हर घर के बाहर एक आंगन होता था और हर आंगन में कुआं होता था। हर घर के बाहर आंगन होता था और आंगन में कुआं होता था। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने एक आडंबर करने के लिए, दिखावा करने के लिए कुआं बनाया था। वो कुआं उनके लिए आवश्यक था, वहाँ से उनको जल की आपूर्ति होती थी, जल की पूर्ति होती थी। अच्छा, सिंधु सभ्यता के जो मकान थे, ठीक है, तो उसमें खिड़कियाँ नहीं होती थी। अब खिड़कियाँ नहीं होती थी तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई दिखावा करने के लिए, आडंबर करने के लिए मकान हट के दिखिए तो खिड़कियाँ नहीं बनाई, ऐसा नहीं था। खिड़कियाँ इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि जंगली जानवरों का डर था, है ना, क्योंकि सिंधु सभ्यता आज से 2500 साल पहले थी। तो हम पढ़ रहे हैं 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले। तो उस समय जंगली जानवरों का एक डर भी रहता था। तो इसकी वजह से सिंधुवासी घरों में खिड़कियाँ नहीं बनाते थे। अब साधन संपन्न सभ्यता थी तो यहाँ कृषि और व्यापार भी बहुत अच्छी स्थिति में था, है ना। कृषि और व्यापार अच्छी स्थिति में था, पशुपालन अच्छी स्थिति में था, यहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे। लेकिन वो जो भी साधन संपन्न व्यवस्था थी उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, मतलब दिखावा नहीं था कि बड़े बड़े मंदिर बनाना या कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना कि बस दिखाने के लिए। जो उनके लिए आवश्यक था उसी की व्यवस्था वहाँ पर थी। ठीक है, उत्तर है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। वहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था विकसित थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हर घर के बाहर एक आंगन होता था और हर आंगन में एक कुआं होता था जिससे जल की व्यवस्था होती थी। यहाँ खुदाई में एक विशाल स्नानागार भी मिला है। कृषि और व्यापार उन्नत अवस्था में थे। यहाँ सूती कपड़े और आभूषण भी मिले हैं जो साधन संपन्नता का प्रतीक है। सूती कपड़े भी मिले हैं खुदाई में, आभूषण भी मिले हैं। इससे भी पता चलता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर यह सब मनुष्य की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ था। पर जो आवश्यक चीज़ें थी, है ना, उन्हीं के ऊपर वो ध्यान देते थे। तो ये सब उनकी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी। मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी। तो मोहनजोदड़ो के जो घर हैं वो किस तरह के होते थे। तो सड़कों के दोनों तरफ मकान होते थे, है ना। मान लीजिए जिस सड़क आ गई, सड़क है तो सड़क के इस तरफ भी मकान होते थे, सड़क के इस तरफ भी मकान होते थे। सड़क के दोनों तरफ, इस तरफ और उस तरफ, सड़क के दोनों तरफ मकान होते थे, है ना। इस तरीके से मकान बने हुए थे। दूसरा, घरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। अब वो कारण मैंने आपको बता दिया, घरों में खिड़कियाँ क्यों नहीं होती थी, क्योंकि जंगली जानवरों का डर था। क्योंकि ये सभ्यता 2500 साल पहले थी, तो हम बहुत पुरानी बात पढ़ रहे हैं। तो उस समय, है ना, घरों में जंगली जानवर आने का डर होता था, इसलिए घरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। घरों में आंगन और आंगन में कुआं होता था। अब ये क्यों होता था, उनकी जल की आपूर्ति हो जाए, उनकी जल की पूर्ति हो जाए।
इसलिए हर घर में आंगन और आंगन में कुआं होता था। मुखिया का घर 2 आंगन वाला होता था। बाकी जो लोग थे उनके घर में आंगन होता था, लेकिन जो मुखिया होता था उनका घर 2 आंगन वाला होता था। उनकी एक विशेष पहचान थी मुखिया की, है ना, कि उनके घर के बाहर 2 आंगन होंगे। लास्ट अंतिम प्रश्न है इसका। अंतिम प्रश्न है मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की 2 विशेषताएं। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की 2 विशेषताएं। तो पहली विशेषता है यहाँ की सड़कें ग्रिड योजना की तरह, मतलब आड़ी सीधी हैं। आड़ी और सीधी, ग्रिड पद्धति किसको बोलते हैं? एक आड़ी होती है और एक सीधी, सीधी और आड़ी, उसको बोलते हैं हम ग्रिड पद्धति। तो इस तरीके से बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें इतनी चौड़ी थी कि आसानी से 2 बैलगाड़ियाँ निकल सकती हैं। जैसे अभी के ज़माने में बोल सकते हैं ना कि ऐसा रोड बनाए कि 2 ट्रकें निकल सकती है। तो यहाँ पे चूँकि बैलगाड़ी का युग था, है ना, ट्रकें तो बनी नहीं थी, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर सड़कें इतनी चौड़ी थी कि 2 ट्रकें आसानी से निकल सकती थी। और मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएँ थे। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि मोहनजोदड़ो में कितने कुएँ थे, तो मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएँ थे। ठीक है, ओके।